So yes, hello everyone and welcome back once again with a new video of class 9th. भाई we are in class 9th and chapter हम लोग करने वाले हैं क्या, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन को कंटिन्यू करेंगे और ट्राई करेंगे कि ख़त्म कर लें. ठीक है. सो बेसिकली कर क्या लिए थे हम लोग, कॉजेज़ ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन कर रहे थे और उसमें हम लोगों ने क्या कर लिया था, तो सोशल कॉज, पॉलिटिकल कॉज, इकोनॉमिकल कॉज, ये तीन हो चुके थे. साइकोलॉजिकल कॉज विच वी कॉल द इंटेलेक्चुअल कॉज या द रोल ऑफ मिडिल क्लास, उसको अभी बताऊंगा. एंड देन वी विल गो फॉर द इमीडिएट कॉज एंड देन वी विल डायरेक्टली गो फॉर नेशनल असेंबली एंड सो ऑन. ठीक है. तो ओके, पीछे जो भी टॉपिक हुआ था उसमें कोई समस्या है? पढ़वे नहीं किए, समस्या कहाँ से होगा? नहीं, पढ़िएगा तब ना समस्या निकलेगा जी. हाँ बउआ, नहीं मतलब इस चैप्टर को रीड किए हो, कर लिए? वाह. when king called national assembly, like meeting of national assembly, like each state generals? चलो ठीक है, ध्यान दीजिएगा. वी विल गो फॉर, आज का पहला टॉपिक हो जाएगा रोल ऑफ मिडिल क्लास. रोल ऑफ मिडिल क्लास, मिडिल क्लास लोगों का क्या रोल था. ठीक है. इन्हीं को कहा गया इंटेलेक्चुअल्स भी, इन्हीं को कहा गया फिलोसफर्स भी. यू कैन से दीज आर द ग्रुप ऑफ एजुकेटेड क्लास. ठीक है. एज वेल एज द मर्चेंट ट्रेडर्स. ठीक है. देखो, नंबर वन, द educated professionals, come, the educated professionals or the merchant traders from third estate become the part of मिडिल क्लास. मिडिल क्लास, देखो आप सबको पता है अभी भी क्या होता है. मिडिल क्लास कौन होता है? वन हु इज नाइदर रिच नॉर पुअर, जो बहुत अमीर नहीं है और बहुत गरीब भी नहीं है, अपना गुजारा समहाउ चला लेता है. दैट काइंड ऑफ पीपल इज कॉल्ड मिडिल क्लास. सो यस, दे आर द सेम ओनली. ठीक है. दैट वाज अ टाइम व्हेन बेसिकली एजुकेटेड प्रोफेशनल्स, जो लोग थर्ड ई स्टेट के पीजेंट्स, आर्टिसंस के फैमिली से जिन लोगों ने पढ़ाई लिखाई कर ली, वो लोग उसकी पढ़ाई लिखाई की वजह से सम बिकम टीचर, सम बिकम एडवोकेट, लॉयर, सम बिकम गेट सम क्लर्क काइंड ऑफ पोस्ट, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे स्टार्ट अर्निंग सम मनी. ठीक है ना. उसके अलावा क्या था ना, मर्चेंट एंड ट्रेडर्स, इनकी संख्या बहुत बड़ा. रीज़न क्या था? तो इसका रीज़न था कॉलोनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन. कॉलोनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन. व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस, शायद मैंने पहले बताया हो, ये इकोनॉमिक्स का फंडा है कि जब एक बड़ी सी इंडस्ट्री खुलती है ना, तो उसके अगल बगल बहुत सारे अपने आप बिजनेस सेटअप हो जाते हैं. एंड दैट इज़ बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट हियर. फॉर एग्जांपल ले लो, अगर आपने आपके गांव में या फिर आपने कहीं देखा कि एक बड़ी सी फैक्ट्री खुली, अब क्या होगा, उस फैक्ट्री के नियर बाई में कोई रामू चाय वाला होगा तो चाय स्टॉल डाल देगा. तो रामू चाय वाला इज ऑल्सो बिजनेसमैन, ट्रेडर ना, मर्चेंट ना. ठीक है. अब उस रामू चाय वाले का धंधा चल रहा है बिकॉज ऑफ दैट फैक्ट्री. रामू चाय वाले के बगल में हो सकता है कोई नाश्ता भंडार खोल दे, है ना, कोई खोल दे सूरज नाश्ता शॉप. अब उसके यहाँ नाश्ता चल रहा है. सम ड्राइवर, सम पीपल थॉट कि भैया ट्रांसपोर्टेशन, चलो ऑटो ले लेते हैं, टाउन से फैक्ट्री तक ऑटो चलाएंगे लेबर्स को लाने आने के लिए. सम स्टार्ट देयर मेडिसिन शॉप. तो इस तरीके से डे बाई डे समथिंग विल स्टार्ट एट अ स्मॉल लेवल. सो दे आर दोज ओनली. इन्होंने कोई बहुत बड़ा फैक्ट्री नहीं डाल लिया था, छोटा छोटा बिजनेस शुरू किया था, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे स्टार्ट अर्निंग मनी. ठीक है. दिस इज व्हाट. अच्छा, जब पैसे आते हैं ना आपके पास तो क्या होता है, या नॉलेज जब आता है तो क्या होता है, दे नाउ स्टार्ट टॉकिंग अबाउट रीजंस और कॉजेज बिहाइंड एवरी एक्ट. ठीक है ना. मतलब क्या था, अब देखो पहले क्या था कि जब आप छोटे होते हो ना
तो आप मम्मी पापा जो बोलते हैं उसको एग्जैक्टली सुन लेते हो, उसको मान लेते हो। आप घर पे देखना, जो सबसे छोटा बच्चा होगा ना, जो नर्सरी वर्सरी में होगा, एलकेजी वगैरह में होगा, अगर तुम उसको बोलोगे कि नहीं मैम कुछ उसकी बताई हैं, और आप बोलोगे कि नहीं मैम गलती बताई, ऐसे उलझ जाएगा कि नहीं मेरी मैम जी नहीं बताई है, जी बताई है, जी हो जाए, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंट है कि जो सामने वाला बोला वो सही ही बोला है, ही इज श्योर अबाउट इट। उसके पास अपनी लॉजिकल कैपेसिटी नहीं है उस टाइम पे, ही और शी कांट थिंक, कांट इमेजिन एनीथिंग, बिकॉज फॉर दैट बॉय और दैट गर्ल इज वेरी 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 स्मॉल। ऐसा ही अनपढ़ लोगों के साथ भी होता है। सो व्हेन पीपल ऑफ फ्रांस दे स्टार्ट लर्निंग, दे स्टार्ट अर्निंग, एंड देन दे ग्रू अप इन सेंस ऑफ माइंड, सो दे स्टार्टेड कास्टिंग द रीजन एंड कॉजेज। अब वो कारण पूछने लगे हर काम के पीछे, राजा के या चर्च के, कि ऐसा क्यों करे। नहीं, ये उनका ज्ञान था जो उनको करने से रोक रहा था गलत काम, या उनकी बात मानने से। ठीक है। थर्ड, द फिलोसफर्स लाइक, कुछ नाम है यहाँ पे, जैसे कि जॉन लोकी आपको मिलेगा, है ना, डिडरॉट आपको मिलेगा, उसके बाद आप ले लो मॉन्टेस्क्यू आपको मिलेगा, मॉन्टेस्क्यू। दे एडवोकेटेड फॉर separation of powers among legislative, executive and judiciary. Also they come गेट लगा लो, गेट पर। Also they legislative, executive and judiciary, and also they talk about parliament based constitutional monarchy. Now अब देखो यहाँ पे आपको बुक के अंदर ना कुछ फिलोसफर्स के नाम मिलेंगे पढ़ने को, ठीक है, चैप्टर में, जैसे कि जॉन लोकी हो गया, डिडरॉट हो गया, मॉन्टेस्क्यू हो गया। दे आर दोज हु आर द फिलोसफर्स, ठीक है ना। और इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर्स, जिसकी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी हम लोग बोलते हैं, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी में बताया था मैंने कि लेजिस्लेटिव में यानी कि वन हु मेक लॉज फॉर द कंट्री, लाइक द इलेक्टेड लीडर्स। द इलेक्टेड लीडर्स आर कॉल्ड या द पार्ट ऑफ लेजिस्लेटिव, ठीक है। एग्जीक्यूटिव, दोज हु मेंटेन और फॉलो दैट लॉज, लाइक दे यूज टू रेगुलेट द लॉज, है ना, IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स काइंड ऑफ, ठीक है। जुडिशियरी मीन्स दोज हु मेंटेन द लॉज, इफ समवन इज वायलेटिंग दे यूज टू पनिश देम, है ना। तो ये हो गया जुडिशियरी। ये लोग भी वही बात कह रहे थे कि ऐसा डिवीजन कीजिए आप पूरे क्या सोसाइटी के अंदर, नंबर वन। नंबर टू, ऑल्सो दे टॉक अबाउट पार्लियामेंट। पार्लियामेंट एक पार्लियामेंट हो जिसको हम लोग आगे नेशनल असेंबली बोलेंगे। सो दे रेज देयर डिमांड्स बेस्ड ऑन दिस। अच्छा, साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। देखो ये क्या होता है, शायद मैंने पहले बताया हो आपको कि द टर्म कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मीन्स अ टाइप ऑफ सिस्टम या टाइप ऑफ गवर्नमेंट वेयर गवर्नमेंट इज रूल्ड बाय द किंग, बट द गवर्नमेंट इज रूल्ड बाय द किंग ओनली, बट it was या it is a subject of constitution. That king is also a subject of constitution. मतलब क्या है कि राजा अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, राजा ही राज करेगा लेकिन वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेगा, which is given in the provisions of constitution, he will also follow the same. Exactly. हाँ, ये पावर है उसके पास कि वो कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल सके, लेकिन फिर उसे कॉन्स्टिट्यूशन बदलना होगा और तब उसके हिसाब से काम होगा। क्लियर है बात? चलिए, now 5 number point, these views mostly share या spread from tea shops, salons, and through print media.
Look, basically wherever there is a crowd used to gather by morning and by evening, आज भी यही वो जगह होते हैं जहाँ गांव में चौक चौराहे पर क्राउड जमा होता है, लोगों की भीड़ जमा होती है, मोहल्ले के लोग जमा हो जाते हैं। दैट इज़ द टी शॉप। अगर आपके मोहल्ले में कोई शॉप है, पुरानी टी शॉप है, गांव मतलब मोहल्ले के सारे बड़े बुजुर्ग लोग शाम के समय चाय के चुस्की के साथ वहाँ बात करने में भिड़ जाते हैं। सैलून तो सबसे फेवरेट इलाका है, जगह है जहाँ आराम से आपको लोग पूरा एकदम गप लड़ाते हुए मिल जाएंगे। नहीं, एक एक घंटे बाद चलती। हम तो अपने वाले सैलून में जब भी जाते हैं तो हम 2 घंटा लेके जाते हैं। नहीं, 2 घंटे से पहले आना नहीं है। आराम से सारी बातें होती हैं वहाँ, 10 आदमी रहता है, गपशप होता है। नहीं, जगह है, पीक पॉइंट है सबके मिलन का ना। अब तो मतलब कह रहे हैं कि सोफ़ा वोफ़ा लगवाइए भाई, कि आराम से बैठ के गप लड़ाया जाए, तो सबकी व्यवस्था भी हो जाएगी कुछ दिनों में, है ना। तो सैलून हो गया। उसके बाद प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया इन द सेंस कहने का कि दे यूज टू ऑल्सो पब्लिश देयर आर्टिकल्स, ठीक है, न्यूज़पेपर्स थ्रू, यू कैन से मैगजीन्स, है ना, सो पोस्टर्स, इन सभी तरीक़ों से भी अपने आइडियाज़ को वो स्प्रेड करते थे। तो दे आर बेसिकली कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स या द प्रोफेशनल्स या द फिलोसफर्स या मिडिल क्लास। टॉपिक क्या था? साइकोलॉजिकल कॉज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। डन है बात? इन लोगों ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, इन्होंने सिर्फ आइडिया या विज़न दिया कि वाई टू फाइट, लड़ाई क्यों करनी है। क्लियर है बात? चलो जल्दी से कॉपी कर लो, डू इट फास्ट जी। ओके, सो नाउ वी विल गो फॉर द इमीडिएट कॉज बिहाइंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन। लुक, द इमीडिएट कॉज, जिसकी मतलब एक होता है ना कि गुस्सा बहुत दिनों से है, लेकिन वो लास्ट या सिंगल वो एक कड़ी जिसकी वजह से गुस्सा फूट पड़ा। नहीं, दैट इज बेसिकली दैट वी कॉल इमीडिएट कॉज। ठीक है, क्या था वो? देखो, आपने पढ़ा होगा बुक में, ड्यूरिंग 1788-89, है ना, ड्यू टू famine crops failed in France। सेकेंड पॉइंट ये लिखते हैं, people या citizens having crisis of food grains। अच्छा, तीसरी बात क्या है ना कि ड्यूरिंग 1723 to 1778 the population also increased by 5 million, यानी कि 50 lakh, which causes more demand and work। Number 4, as production was low and hardship was widespread, it resulted subsistence crisis due to faulty economical policy, the royal treasury was also empty due to
faulty economical policy, the royal treasury was also empty. So king forced the citizen to pay taxes, resulted beginning of revolution. डन हो गई बात। जल्दी से पहले सुन लीजिए फिर आप लिख लीजिएगा। देखो क्या है, ड्यूरिंग 1788-89 में क्या हुआ था कि फेमाइन की वजह से ना ऑलमोस्ट 90% क्रॉप्स फेल हो गए थे, खराब हो गए, बर्बाद हो गए, जो कहो फ्रांस के अंदर। तो एक्यूट शॉर्टेज बोलो, अब महामारी। तो आप सिंपल भाषा में समझो कि एक तरीके से देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ क्रॉप, है ना। आपके घर में आप गांव गए, गांव जाने से पहले आपको याद था कि घर में आटा है, लेकिन गांव में कुछ लंबा रुक गए और जब वापस आए तो देखे कि उसमें फंगस लग गया है या बल खराब हो गया। तो जब सोच था लेकिन अब तो है नहीं, शॉर्टेज है आपके पास, भूखे रहना पड़ेगा उस टाइम पे पर्टिकुलरली। सेम लॉजिक था वहाँ भी कि बिकॉज ऑफ क्रॉप फेलियर इट वाज ऑलरेडी अ शॉर्टेज ऑफ फूड, ठीक है, प्रेजेंट इन द कंट्री। अच्छा, पीपल सिटीजन्स हैविंग क्राइसिस ऑफ फूड ग्रेन्स। उसके साथ साथ क्या था ना कि इस 1723 टू 78 के बीच में आबादी जो थी वो लगभग 50 लाख बढ़ गई। अब मतलब कॉमन सी लॉजिक है कि इफ़ इन योर फैमिली अगर कुछ लोगों की आबादी बढ़ जाए, सपोज करो अचानक मामा मामी चाचा चाची कुछ लोग आ जाएं एज अ गेस्ट, उस दिन खाना ज़्यादा बनेगा। अगर आपके घर में खाने का उतना ही स्टॉक है जितना कि आप नॉर्मली मम्मी हमेशा पकाती हैं, सो सिंपल सा लॉजिक है कि दैट विल बी अ शॉर्टेज, कमी होना है, उनको फिर से पकाना पड़ेगा। और अगर खाना नहीं है, कुछ नया पकाने के लिए, घर में कोई अनाज ही नहीं है उस दिन, मान लीजिए गलती से, तब तो हो गया, या तो सब लोग उसी में से खाएंगे तो आधा आधा पेट खाएंगे, या तो कुछ खाएंगे कुछ भूखे रहेंगे। नहीं, दैट एनीथिंग विल बी हैपन, द सेम ओनली हैपन, क्योंकि रात का समय है, दुकान भी बंद है, मान लो कुछ नया आ भी नहीं सकता, ऐसी वाली सिचुएशन है। तो या तो सब आधा पेट खाएंगे या नहीं तो कुछ खाएंगे कुछ नहीं खाएंगे। सेम एग्जैक्टली हैपेंड देयर आल्सो। तो चूंकि आप बढ़ता है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे भूल गया लिखना, आप याद कर लो, उसको बस दिमाग में रख लेना कि जब प्रोडक्शन वाज लो, प्रोडक्शन कम था इन कंपैरिजन टू डिमांड, प्रोडक्शन कम था इन कंपैरिजन टू डिमांड। और कभी भी जब प्रोडक्शन कम होता है इन कंपैरिजन टू डिमांड तो प्राइसेस इंक्रीजेस, प्राइस बढ़ जाता है ना। मेरे हाथ में एक दो मार्कर है, अगर कोचिंग में सारे टीचर्स को मार्कर चाहिए और मेरे पास ही ये मार्कर है, वो आके मुझसे ही मांगेंगे कि भैया हमको भी मार्कर चाहिए, हमको भी मार्कर चाहिए। हम बोलेंगे मार्कर देंगे तो हम 50 रुपया लेंगे। अगर किसी को पढ़ाना होगा, मार्कर की बहुत नीड होगी, वो सही में मुझे 50 रुपया पे करेगा, 20 रुपये का मार्कर 50 रुपये में बेचेंगे। सो दैट इज़ एग्जैक्टली द थिंग। नीड जब हो ना तो मिट्टी भी बिकता है सोने के भाव में, नीड नहीं हो तो सोना भी गोल्ड भी आपके लिए मिट्टी के बराबर है। सो दैट इज बेसिकली द फंडा ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। द सेम वाज रनिंग ओवर देयर एंड दिस रिजल्टेड सब्सिस्टेंस क्राइसिस या इन्फ्लेटेशन। अभी देखो कल रात न्यूज आया कि गवर्नमेंट ने पेट्रोल और डीजल के प्राइस कम कर दिए। क्या रीज़न है कम करने का? इन्फ्लेटेशन को कंट्रोल करना। महंगाई जो बढ़ती जा रही है पूरे भारत के अंदर, उसको कंट्रोल करने के लिए तरीका अपनाया है ताकि लोगों के पास से पैसे बिल्कुल मार्केट से ख़त्म ना हो जाए, लोग अपनी ज़रूरतों को आधा ना कर दें। क्योंकि आप जब अपनी लिमिट्स को आधा करते हो ना, आप अपने खर्चे कम करते हो, तो इससे एग्जैक्टली सरकार को घाटा होता है। गवर्नमेंट और इकोनॉमिक्स चाहती है कि आप जितना ज़्यादा खर्च करो, बिकॉज तुम्हारे खर्च पे किसी दूसरे का काम टिका है। व्हेन यू परचेज दैट सेल्स, वो बिकता है, और जब बिकेगा तो फिर डिमांड होगी प्रोडक्शन की, और जब डिमांड होगी प्रोडक्शन की फिर फैक्ट्री में सामान बनेगा, और बनेगा तो वहाँ काम करने वाले वर्कर को, लेबर को, ओनर को, ट्रांसपोर्ट वाले को, सबको पैसा मिलेगा। तो जब आप खरीदोगे ही नहीं तो बिकेगा ही नहीं, बिकेगा ही नहीं तो फिर क्या, फैक्ट्री में डिमांड ही नहीं जाएगा। फैक्ट्री में डिमांड नहीं जाएगा तो वर्कर, लेबर, ट्रांसपोर्टर, किसी को पैसा नहीं मिला, सबकी सैलरी रुक जाएगी। सो इट्स अ चेन ऑफ इकोनॉमिक्स जो कि फ्रांस में ब्रेक हो गया, ठीक है।
अच्छा, ड्यू टू फॉल्टी इकोनॉमिकल पॉलिसी, अभी क्या है देखो, केंद्र सरकार ने कम किया है, क्यों कम कर लिया? क्योंकि हमारी सरकार के पास पैसा खजाने में था, उन्होंने बचा बचा के रखा था। यहाँ क्या था, पैसा टैक्स एज सुन एज यूज टू कम एंड दे यूज टू एक्सपेंड, पैसा आता ये लोग खर्च कर देते। दिस इज द ओनली रीजन कि रॉयल ट्रेजरी वॉज ऑल्सो एम्प्टी एंड दस द किंग वॉज फोर्सिंग टू पे द टैक्स। खाने के लिए लोगों के पास था ही नहीं, अब राजा को टैक्स कहाँ से देंगे, विच रिजल्टेड अ काइंड ऑफ रेवोल्यूशन विच वी कॉल फ्रांस रेवोल्यूशन। सो बेसिकली फ्रेंच रेवोल्यूशन के सारे कॉजेज हम लोगों ने कर लिए, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल जिसके पहले था, एंड इमीडिएट। 5 कॉजेज, पाँचों कर लिए, सब में हम लोगों ने ऑलमोस्ट 5-5 पॉइंट लिखा है। नहीं, इससे बेहतर नहीं हो सकता है। अगर आपसे अब कोई सेपरेटली भी पूछ दे तो भी आपके पास आंसर है, और अगर टुगेदर पूछे, सीधा क्वेश्चन अगर आए ना कि व्हाट वर द कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, सारे 5 कॉजेज में से मेन वाले 2-3 कॉज निकाल लेना और उसका आंसर डाल देना, उसमें 6-7 पॉइंट का आंसर बन जाएगा, धांसू क्वेश्चन आंसर बनेगा 5 नंबर का। चलिए डन, इसको मैं मिटा दूं क्या? जल्दी लिखिए, फिर 2 मिनट है आपके पास। चलो, सो नाउ अब क्या करेंगे ना, अब जो हमारा टॉपिक आएगा दैट इज रेवोल्यूशन स्टार्ट हो चुका है। सो आफ्टर रेवोल्यूशन वी विल टॉक अबाउट क्या, वे टू नेशनल असेंबली। दिस इज एग्जैक्टली टॉपिक कॉल्ड वे टू नेशनल असेंबली, यानी कि नेशनल असेंबली के फॉर्मेशन की जो पूरी प्रोसेस है, फॉर्मेशन में लिख देता हूं यहाँ पे। सो दैट वी विल टॉक अबाउट इन दिस होल टॉपिक। इस पूरे टॉपिक को ना आपको पैराग्राफ में लर्न करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कैसे लर्न करोगे? द बेस्ट वे लर्न करने का तरीका, सीधे क्या करो कि डेट लिखो और उसके बगल में उसका इवेंट लिखो, क्या हुआ था, द होल स्टोरी यू विल गेट विद फ्यू लाइन्स यू कैन से। फॉर एग्जाम्पल दैट इज द 5th May 1789। हुआ क्या, किंग फोर्स्ड टू कॉल द मीटिंग ऑफ, यू कैन से मीटिंग ऑफ ई स्टेट्स जनरल। जल्दी जल्दी सब लोग हाथ चलाते चलिए। ई स्टेट्स जनरल, स्टोरी की तरह याद रखना है एकदम, कि द किंग फोर्स्ड टू कॉल द मीटिंग ऑफ ई स्टेट जनरल एट वर्सेल्स। वर्सेल्स में बुलाया गया था मीटिंग। वर्सेल्स कहाँ है? तो पेरिस के अंदर है, ठीक है। अब इस मीटिंग से जुड़ी हुई कुछ बातों की बात करेंगे। सो याद रखिएगा 300 representatives used to go from first and second, like this is the each, we am not talking about कि दोनों मिला के, नहीं, each, फर्स्ट से भी 300, सेकेंड से भी 300, and 600 representatives with 40,000 letters, 40,000 लेटर्स के साथ they used to reach from 3rd state, ठीक है, to in that meeting। तो ये हो गई हमारी मीटिंग से जुड़ी हुई कुछ बातें। अच्छा, अब जो मेजर क्वेश्चन एक और आता है ना कि डिमांड क्या थी, व्हाट वाज द डिमांड्स ऑफ 3rd स्टेट, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया आता है फॉर यू कैन से ऑब्जेक्टिव पर्पस, 1 मार्क्स, ठीक है, याद रखना। नंबर 1 डिमांड ऑफ 3rd स्टेट वाज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस। पहली डिमांड थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस, ठीक है, फॉर फ्रांस, पहला ये हो गया। सेकंड डिमांड क्या था उनका? सेकंड डिमांड था पार्लिया, दे वांट टू मेक अ सिंगल चैम्बर, ठीक है, दे बेसिकली वांट टू मेक अ सिंगल चैम्बर, ठीक है। और इस सिंगल चैम्बर को ही उन्होंने क्या बोला? नेशनल असेंबली बोला। मतलब सिंपल भाषा में कहूं तो दे वांट अ पार्लियामेंट, they want a parliament for the country, so that is their second demand. Third demand was a single tax based on income level, and it is for all, ये सबके लिए हो, ठीक है। उसके बाद क्या था? तो abolishment of you can say custom barriers, and then you can say privileges,
इन सब का खत्म हो जाना, प्रिविलेज वगैरह का। सो दीज आर द फ्यू बेसिक 4 मेजर डिमांड्स बाय द थर्ड ई स्टेट। ठीक है, हुआ वही जो एग्जैक्टली होना था। किंग रिजेक्टेड, राजा ने कहा कि ये सब थोड़े कुछ होने वाला है, कॉन्स्टिट्यूशन बना दें, हम उसके अंदर आ जाए, मतलब हमारी पावर खत्म। सो किंग नॉट रेडी टू बिकम अ पपेट, राजा पपेट बनने को तैयार था नहीं। सो ही रिजेक्टेड। ठीक है, जल्दी जल्दी कॉपी करो। अब इसके बाद का इवेंट मैं यहाँ लिख रहा हूँ नंबर 2। अच्छा इधर क्यों लिखो, जल्दी से कॉपी करो, फिर ऊपर से मिटा के लिखूंगा जल्दी, ये पेज पूरा खत्म होने वाला है। When France sneezes, the rest of Europe catches cold. When France sneezes, मतलब जब फ्रांस छींकता है तो मानो पूरे यूरोप को सर्दी लग गई है। ये बात कहा था ड्यूक मैट्रिंच ने, ऑस्ट्रिया के वो चांसलर थे, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया, ठीक है, प्रधानमंत्री थे। तो क्यों कहा था उन्होंने, क्योंकि ये रियलिटी है, पूरे यूरोप में एवरी रेवोल्यूशन स्टार्टेड बाय फ्रांस ओनली एंड द रेस्ट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज दे कॉपीड फ्रांस। एक तरीके से फ्रांस क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, इस पर सबकी नजर रहती थी दूसरे कंट्री वालों की, मतलब लोगों की, आम लोगों की, और उनके ही पद चिन्हों पे सब चलते थे, फ्रांस के ही। इसलिए एवरी रेवोल्यूशन बैक टू बैक फ्रांस में हुआ और बहुत क्विक हुए हैं। मतलब फ्रांस जितना क्विक अगर इंडिया रहा होता तो अंग्रेज तो 2-4-5 साल में ही भाग गए होते देश से, 200 साल भागना वो टिकते ही नहीं, जबकि आबादी में फ्रांस हमसे आधा का आधा है, नहीं फिर भी। सो दैट इज व्हाट एग्जैक्टली डिफरेंस। चलिए बात करने की काम करते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा आपके लिए 20 जून, 20 जून की इवेंट को याद रखेंगे। 20 जून को क्या हुआ था, देखो थर्ड याद रखना कि द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ थर्ड ई स्टेट, जल्दी जल्दी लिखो, थर्ड ई स्टेट प्लान्ड टू gather at Hall of Versailles, but king ordered to close the door, मतलब राजा जी ने कहा अपने सिपाहियों को कि दरवाजा हॉल ऑफ वर्सेल्स का बंद कर दो, किसी को घुसने मत देना। अच्छा क्यों घुसना चाहते थे, है ना, दे वांट टू ड्राफ्ट फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। ये लोग आपस में मिलके ही फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन लिखना चाहते थे, ड्राफ्ट करना चाहते थे, 1/3 ई स्टेट के लोग। डन है बात। राजा जी ने उनको मना कर दिया, सिपाहियों को गेट बंद करवा दिया। अब क्या हुआ, जैसे गेट बंद हुआ, द क्राउड मूव्ड टू अ टेनिस कोर्ट। ये भी कहाँ है, वर्सेल्स में ही है, टेनिस कोर्ट ना, अंडर द लीडरशिप। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों का नाम याद रखना, अंडर द लीडरशिप ऑफ, एक है एबीसियस एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड मिराबियो, है ना, एबीसियस एंड मिराबियो। ठीक है, द क्राउड मूव टू अ टेनिस कोर्ट अंडर द लीडरशिप ऑफ एबीसियस एंड मिराबियो एंड टेकन ओथ, उन्होंने ओथ लिया, नेवर टू सेपरेट until the constitution not establish, कि तब तक अलग नहीं होंगे जब तक कॉन्स्टिट्यूशन देश का स्टैब्लिश ना करवा लें। दिस इज डन, है ना। चलो डन है बात। नाउ नंबर 3 goes to number 3 and this number 3 is all about क्या, so we will now talk about 14th July।
14 जुलाई। इस 14 जुलाई इंपॉर्टेंट इसलिए भी बिकॉज 14 जुलाई के मूवमेंट में ना वुमेन्स का, गर्ल्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। इट वॉज नॉट ओनली डन बाई मैन, इट इज सपोर्टेड बाई वुमेन्स ऑल्सो एंड ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। ठीक है, हुआ क्या था, वुमेन एंड द you can say crowd from countryside gather at Paris, gathered at Paris या in Paris, gathered in Paris and stormed to the fort of Bastille, the fort of Bastille। ठीक है, डन लिख लीजिए, BAST, ठीक है ना, TILLE, Bastille। जल्दी लिखिए। आपसे क्वेश्चन ये भी आएगा कि बैस्टाइल क्या है, तो आप लिख लीजिएगा it was a fort symbolizes the despotism या पावर ऑफ किंग। फ्रेंच राजा की पावर का प्रतीक था वो बैस्टाइल, बिकॉज बैस्टाइल में ही उसके क्या क्या थे, उसका खजाना, उसके आर्म्स, उसके सारे हथियार, कैदी, ग्रेन्स, टैक्स का पैसा, डॉक्यूमेंट्स, मतलब ओवरऑल सब कुछ वो बैस्टाइल में ही रखता था। तो बैस्टाइल टूटा, बैस्टाइल ढहा, मतलब उसकी पावर भी टूट के ढह गई। दैट इज एग्जैक्टली द वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, जल्दी कीजिए। वाह, कॉपी फर्स्ट। अब देखो एक चीज ना, फॉल ऑफ बैस्टाइल से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बनता है फॉर 1 मार्क्स। ऑलवेज रिमेंबर दिस क्वेश्चन। आपसे ये बन जाएगा, हेलो जी सर, तो बेसिकली क्वेश्चन आपसे ये बन जाता है फॉल ऑफ बैस्टाइल से रिलेटेड कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड आफ्टर द फॉल ऑफ बैस्टाइल, या मेंशन द इवेंट्स विच टेक प्लेस ड्यूरिंग दैट फॉल ऑफ बैस्टाइल। ठीक है ना, तो देखो आपके बुक में क्लियरली लिखा हुआ है, दे लूटेड होल्डन ग्रेन्स, मतलब जो लोग घुसे बैस्टाइल के अंदर, पहले तो उन्होंने क्या किया, राजा के द्वारा जमा किया हुआ जितना भी टैक्स का अनाज था उसको लूट लिया, आपस में बांट लिया। दे बर्न डाउन डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ मोनोमियल ड्यूजेस। अच्छा, जितने भी वो डॉक्यूमेंट्स थे ना जिनमें कि पैसा लिखा हुआ था किस चीज़ का, बकाया का, कितना टैक्स बाकी है, वो वाला डॉक्यूमेंट्स को उन्होंने जला दिया। ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ नॉबल्स फ्लेड फ्रॉम देयर होम्स, बहुत सारे नॉबल्स जो अपने घर से भाग गए, है ना, राजा भी हालांकि भाग गया। मैनी ऑफ देम माइग्रेटिंग टू नेबरिंग कंट्रीज। ठीक है, चलिए डन हो गई बात। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, हम लोग टॉपिक हो जाएगा उसी में 4 अगस्त 1789, 4 अगस्त की बात करते हैं। अगला पॉइंट आप लिखोगे क्या, 4 नंबर, 4 अगस्त 1789 क्या हुआ था भाई, देखो इट इज क्लियरली गिवन हियर, ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789 द असेंबली पास्ड अ डिक्री अबॉलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस। बुक है तो आप बुक में देख लीजिए, इट विल बिकम इजी फॉर यू। पेज नंबर 9 में बोल रहा हूँ, लास्ट पैराग्राफ, पेज नंबर 9 का लास्ट पैराग्राफ। देखो लाइन नंबर है आपके पास कौन सा, देखो 4th। देखो इट इज क्लियरली गिवन हियर कि लुइस 16 फाइनली अकॉर्डेड रिकॉग्निशन टू द नेशनल असेंबली and accepted the principle that his power would from now on be checked by the constitution। मतलब फाइनली जब राजा देखा कि भैया महल घेरा गया, सेना चली गई, नॉबल्स भाग रहे हैं, मंत्री भाग गए, तो नाउ ही इज हैविंग नो मोर ऑप्शन, उसने फाइनली किस तारीख को, 4 अगस्त को ही उसने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, नेशनल असेंबली को मैं मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ
और जो कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल असेंबली बनाएगी, वी विल फॉलो दैट कॉन्स्टिट्यूशन, वी विल एक्सेप्ट दैट कॉन्स्टिट्यूशन एंड माई पावर विल ऑल्सो चेक बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली डन. पहली पॉइंट. नंबर 2, उसी रात को असेंबली ने क्या किया, अ फ्यूडल सिस्टम को पूरी तरीके से खत्म कर दिया. नाउ आपसे एक नंबर का क्वेश्चन ये आ सकता है कि व्हाट वाज फ्यूडल सिस्टम. फ्यूडल सिस्टम क्या है, तो एक लाइन में या एक वर्ड में याद रखो, जमींदारी प्रथा. जमींदारी प्रथा का मतलब क्या होता है कि व्हेन अ पर्सन होल्ड्स वेरी बिग पोर्शन ऑफ लैंड, when a person holds a very big portion of land, that is basically comes under feudal system. ठीक है, आपने सुना होगा किसी को कि फलाना दरबार, जैसे आप अगर जो लोग भगवानपुर तरफ से है, JPS एक स्कूल है, जैतपुर पब्लिक स्कूल, तो जैतपुर दरबार है, मतलब अपने गांव में उनके पास नहीं भी रही होगी तो कम से कम 1,500-2 हज़ार एकड़ जमीन रही होगी ना. आज़ादी से पहले 1,500-2 हज़ार एकड़ जमीन, आज़ादी के बाद भारत सरकार ने भी अबॉलिशमेंट ऑफ फ्यूडल सिस्टम के तहत ज़मीनें किसानों में पीजेंट्स ने बांटी थी. मतलब जो ज़मीन जो किसान जोत रहा था उसको वो ज़मीन का मालिकाना हक दे दिया सरकार ने. तो इस तरीके से ज़मीन का रीडिस्ट्रीब्यूशन किया था जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश करके. ठीक है, सेम काम इन्होंने भी किया फ्रांस में. ठीक है, उसके बाद बात करूं, मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी वर टू फोर्स टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस. मींस सिंगल भाषा में प्रिविलेजेस वर अबॉलिश्ड, सारे प्रिविलेजेस खत्म कर दिए. ठीक है ना. प्रिविलेज क्या होता है, छूट. किस प्रकार की छूट, मतलब जन्म के साथ ही हर फैसिलिटी को मिलने की जो आज़ादी थी, दैट इज अबॉलिश्ड. ठीक है. टिप्स वर अबॉलिश्ड एंड लैंड्स ओन्ड बाय चर्चेस वर कॉन्फिस्केटेड. ये सब मैं इसी 4 अगस्त की इवेंट को बता रहा हूँ. 4 अगस्त का पॉइंट बाय पॉइंट लिखोगे, बुक में बहुत अच्छे से दिया इसलिए मैंने लिखा नहीं. ठीक है, टिथ खत्म हो गया, अब चर्च कोई टैक्स नहीं ले सकता. ठीक है, और चर्च के पास जितनी जमीनें थी सारा छीन लिया उनसे असेंबली ने और सारे लोगों में, कॉमन पीपल्स में बांट दिया. ठीक है. नेक्स्ट, एज अ रिजल्ट द गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट वर्थ एट लीस्ट 2 बिलियन लिवर. और इन सारे कामों से एक रात में नेशनल असेंबली ने लगभग 2 बिलियन लिवर के इतनी संपत्ति जमा कर ली. ठीक है, जो राजा के नेग्लिजेंसी या राजा के यू कैन से बैड इकोनॉमिकल पॉलिसी की वजह से इधर उधर फंसा पड़ा था, है ना. एक रात में, एक दिन के अंदर इतना काम कर लिया उन लोगों ने. ठीक है, देखो, फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की. चले आओ नेक्स्ट पेज पे 2.1 में एक क्वेश्चन ऊपर में आप लिख लो, एक क्वेश्चन आप लिख लो, मेंशन द प्रोविजंस. पेज नंबर 10 की मैं बात कर रहा हूं. क्वेश्चन एक मेंशन कर लीजिए, मेंशन द प्रोविजंस, मेंशन द प्रोविजंस which come after revolution, या स्लैश दीजिए और स्लैश देके लिख लीजिए अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. देखो क्वेश्चन का बहुत सिंपल सा मतलब है. मतलब क्या है क्वेश्चन का कि रेवोल्यूशन के बाद क्या चेंजेस हुए थे मेनली, या कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के अंदर क्या चेंजेस आए थे. डन है बात, बहुत सिंपल है, जस्ट अच्छे से आप सुन के याद कर सकते हो. नंबर 1, अ न्यू फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन केम इन एक्शन. अ न्यू फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन केम इन एक्शन. नंबर 1. नंबर 2, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज. अंडर यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज ऑल मेन, बहुत ध्यान से सुनना, ऑल मेन अबव 21 ईयर्स. पहली बात तो केवल मेन, पुरुष, महिलाएं या लड़कियां नहीं, ऑल मेन, वो भी 21 साल से ज़्यादा उम्र के, एंड दोज हु आर प्रॉपर्टी ओन्ड, जिनके पास संपत्ति है और जो मिनिमम 3 डेज के वेजेस के बराबर टैक्स पे कर सकते हैं. ध्यान देना, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है. आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि हु गेट वोटिंग राइट्स.
इन ड्यूरिंग द कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की के टाइम किनको वोट देने का अधिकार मिला? तो याद रखना, वोटिंग राइट्स टेकन बाय या ग्रांटेड फॉर, पहली बात तो मेन, महिलाएं नहीं, 21 साल से ज़्यादा होनी चाहिए उम्र, और प्रॉपर्टी वाले होने चाहिए, मतलब अपनी संपत्ति हो उनकी फ्रांस में, और वो कम से कम 3 दिन के वेज के बराबर टैक्स पे कर सके सरकार को। उन्हीं लोगों को वोट के राइट दिए गए, मतलब सारे मेंस को भी नहीं दिए गए। ये बात मैं समझाना चाह रहा था, ठीक है। नेक्स्ट उसी में देखो, द रिमेनिंग मेन एंड वुमेन वर क्लास एज पैसिव सिटीजन टू क्लासीफाई एज अ इलेक्टर एंड देन एज मेंबर ऑफ असेंबली एंड हैड अ बिलोंगिंग टू हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर्स। जो बाकी बच गया, दे आर कॉल्ड द पैसिव सिटीजन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैसिव सिटीजन? They are also citizens, but they are having no role in the formation of government. डन है बात? बहुत अच्छी बात। चलो नेक्स्ट, पेज नंबर 11 में आ जाओ। एंड सोर्स बी एंड सोर्स सी, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नहीं, सोर्स सी को तो बाई हार्टली याद कर जाना सारा पॉइंट्स, है ना। सोर्स सी, द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, दिस वाज द, यू कैन से, अ फ्रेम ऑफ द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। जो फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन, पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा गया ना, ये जो पूरा पॉइंट्स आप देख रहे हो, ये उसकी रूपरेखा है। क्या है ये? मतलब इन्हीं पॉइंट्स को बेस बना करके पूरा कॉन्स्टिट्यूशन प्लान किया गया था। डन है बात? क्लियर है ना? अच्छा, एक नाउ सोर्स बी आपको दिख रहा है, एंड दिस सोर्स बी इज अबाउट जीन पॉल मराट। जीन पॉल मराट, और देखते हैं इनके बारे में क्या लिखा है कि द रेवोल्यूशनरी जर्नलिस्ट जीन पॉल मराट commented in his newspaper L'Ami du Peuple, the friend of the people, जिसका नाम मतलब हुआ, on the constitution drafted by National Assembly। क्या बोला था उन्होंने? देखो, the task of representing the people has been given to the rich, the lot of the poor and oppressor will never be improved by peacefully means alone। उन्होंने अपने न्यूज़पेपर में लिखा था इस पूरे घटना के बाद, 4 अगस्त वाली, कि क्या अंतर है राजाओं में और इस नेशनल असेंबली में। राजा भी अमीरों के साथ रहता था, और नेशनल असेंबली ने भी वोट देने का अधिकार सिर्फ अमीरों को ही दिया जो टैक्स दे सके। जितने गरीब और महिलाएं बच गईं, उनका क्या, नेशनल असेंबली ने तो इक्वल ट्रीटमेंट नहीं किया सबके साथ। सो वी कैन नॉट से इट अ ट्रू डेमोक्रेसी, है ना। देखो क्या है लिखे, हियर वी हैव एब्सोल्यूट प्रूफ ऑफ हाउ वेल्थ इन्फ्लुएंस द लॉ। उन्होंने लिखा कि ये बात साबित करता है कि पैसा, कानून और सब कुछ, सोसाइटी, सबको इफेक्ट करता है। अगर आपके पास पैसा है तो आप किसी चीज़ को खरीद सकते हैं और किसी चीज़ को भी डेमोलाइज कर सकते हैं। जो नेशनल असेंबली अच्छाई की और समानता की बात करता था, वो भी आज पैसे वालों के सामने बिक गया या झुक गया, वट एवर यू कैन से। येट लॉज विल लास्ट ओनली एज लॉन्ग एज पीपल एग्री टू ओबे देम, and when they have managed to cast off the yoke of the aristocrats, they will do the same to the owners of wealth। अपने अंतिम लाइन में उन्होंने कहा कि कानून तब तक ही वैलिड है जब तक लोग उसे माने। ठीक है ना, है ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमको कहता है कि हमें चोरी नहीं करना है। अब अगर कोई चोरी करेगा तो कानून टूट गया। नहीं, कानून क्या है? एक सिस्टम है कि व्हाट यू हैव टू डू एंड व्हाट यू हैव टू नॉट टू डू, है ना। कानून कोई यमराज तो है नहीं कि आपने गलती की तुरंत आपको सजा मिल गया। तो आपके मन की एक भाव है, आपको समझाने के लिए कानून है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। आप उसे तोड़ भी सकते हैं, आप उसको मेंटेन भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यही उन्होंने लास्ट लाइन में लिखा है कि अगर कानून को बहुत ज़्यादा मतलब पैसे वालों ने तोड़ा, तो जैसे अभी पैसे वालों का नाश हुआ, विनाश हुआ है, फिर से होगा। द हिस्ट्री विल रिपीट, द अगेन रेवोल्यूशन विल हैपन। सेम हुआ भी वही, तो दिस विल डन। अब आप चले आए यहाँ पे सिंबल्स वाले में। इन पूरे सिंबल को आप कॉपी पे नोट डाउन करोगे बिना पिक्चर बनाए हुए, ठीक है ना। सो यू नो नीड टू ड्रॉ पिक्चर्स। लेकिन हाँ, पिक्चर्स एग्जाम में आते हैं, एक पिक्चर्स एग्जाम में आते हैं, तो आपको यह पता होना चाहिए कि व्हाट विच पिक्चर सिंबलाइजेज व्हाट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1 पिक्चर, दैट इज द ब्रोकन चेन।
ब्रोकन चेन इज अ सिंबल ऑफ फ्रीडम, आजादी, है ना। सेकेंड, द बंडल ऑफ रॉड्स एंड फेसेस। तो भैया देखो, ये जो आप देख रहे हो भाला लगा हुआ है, इस भाले का मतलब है एक आंख के बदले एक आंख, मतलब ये भाला एक तरीके से दुश्मनी का प्रतीक है कि भैया वन रॉड कैन बी इजीली ब्रोकन बट नॉट द इंटिटी बंडल स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी, कि भाई एक साथ अगर आप एक जगह आ जाओ, मुट्ठी बना लो, सिंपल भाषा में मुट्ठी बना लो आप, तो आपकी ताकत बढ़ जाएगी, फिर आप मुक्का मारोगे और किसी का दांत टूट जाएगा, जबड़ा हिल जाएगा, है ना। तो दैट इज व्हाट एग्जैक्टली इट शोज। आई, द आई विद इन ए ट्राइंगल रेडियंट लाइट, द ऑल सीइंग आई स्टैंड फॉर अ नॉलेज, द रेज ऑफ द सन विल ड्राइव अवे द क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस। ज्ञान का प्रतीक है ये। डन। नाउ स्क्रिप्चर, सिंबल ऑफ रॉयल फैमिली, ठीक है। मतलब आपने देखा होगा बहुत सारे मूवीज वगैरह में राजा एक तलवार रखता है जिस पे उसकी राज की मुहर बनी होती है, तो वैसे ही और उसकी वो प्रतीक होता है। देखते हो ना, जब बेटा के बाद पिता राजा, सॉरी पिता के बाद जब बेटा राजा बनता है तो पिता उसको अपनी तलवार देता है। तो दैट इज व्हाट एग्जैक्टली पावर सप्लाई, पावर। स्नेक बाइटिंग इट्स टेल, ये बहुत अच्छा सिंबल है, ये सिंबल बहुत फेमस भी है, स्नेक बाइटिंग इट्स टेल, ठीक है। इसका मतलब होता है नेवर एंडिंग प्रोसेस। आज के डेट में भी आपको ये सिंबल देखने को मिल जाएगा, कहाँ पे, दोज हु यूज्ड टू डू ब्लैक मैजिक, जो लोग काला जादू करते हैं ना, वो लोग, जो लोग भूत प्रेत आत्मा पिचास इनमें भरोसा रखते हैं, है ना, जो लोग रात में आज देखना रात में कोई आया करेगा नहीं, बगल में देखो ना कौन है। हम रात में, पता है, कल 2:30 बजे तक जाग के भूल भुलैया देखे हैं। हम भी कल ऑल रिकॉर्डिंग देखे, भूल भुलैया की। हाँ, ऑल रिकॉर्डिंग आमी जे तुम्हार, समझ रही हो, सोचो कोई छेद सही से देख, सुदू जे तुम्हार आमी जे तुम्हार। नहीं, कोई आके रात में पंखा के नीचे पीछे से कैसे झांक के कहेगा, लेंगे चलेंगे, तुम कूद के बेड पर से नीचे। नहीं, तो बाबू स्नेक बाइटिंग इट्स टेल वाला जो सिंबल है ना, उसका मतलब एक नेवर एंडिंग प्रोसेस। मतलब जैसे लोग का विश्वास है ना कि आत्मा अमर है, इट्स अ एनर्जी, ये कभी खत्म या मिटती नहीं है। वही बात ये सिंबलाइज करता है कि ये एक प्रोसेस है जो लगातार चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। नाउ रेड फीरियन कैप worn by the slaves and the poor people which symbolizes liberty। लाल टोपी सिंबल था जैकोबिन्स क्लब का, ठीक है। जैकोबिन्स क्लब का फाउंडर कौन था? मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर। जैकोबिन्स क्लब का नाम कहां से आया? पेरिस के सेंट जैकब से, चर्च का नाम था, इट वॉज अ कॉन्वेंट, सेंट जैकब, उसी से मिला जैकोबिन्स, और वो फाउंडर थे मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर, ठीक है। उसके मेंबर कौन थे? उसके मेंबर्स थे आर्टिसंस, पीजेंट्स, डेली वेज वर्कर्स, ठीक है। और उनकी पहचान क्या थी? द रेड फीरियन कैप एंड स्ट्राइप्ड ट्राउजर्स, मतलब धारियों वाले, जेब्रा की तरह धारियों वाले पजामा पहनते थे वो लोग। सो स्ट्राइप्ड ट्राउजर्स, दिस इज द वे टू आइडेंटिफाई देम, ठीक है। डन। ब्लू व्हाइट रेड, इट्स अ सिंबल ऑफ द फ्लैग, फ्रेंच फ्लैग, ठीक है। उसके बाद द विंग्ड वुमेन, विंग्ड वुमेन कौन है? ये लॉ वुमेन है। विंग्ड वुमेन जो है वो लॉ वुमेन है, मतलब कानून की देवी, जो अपने हाथों में कानून की किताब को लेके पूरे फ्रांस में उड़ी उड़ी जाए और ज्ञान को सब जगह पहुंचा रही है ना, एनलाइटन कर रही है।
नाउ द लॉ टैबलेट्स, द लॉ टैबलेट मतलब एक तरीके से आप कहो कि अ काइंड ऑफ फॉर्म स्ट्रक्चर वेयर द लॉज आर गिवन अबाउट दैट रिगार्डिंग। ठीक है, डन। सो पार्ट 2 इज ऑल्सो फिनिश। पार्ट 3 इज अबाउट द मोनार्की एंड बिकम द रिपब्लिक। वी विल, जैकोबिन्स के बारे में है, आप इसको पढ़ेंगे। जैकोबिन्स का मोटा मोटा मैंने बता दिया आपको। देखो सुनो, पार्ट 3 को जब आप पढ़ोगे ना, पूरे पार्ट 3 में आपको केवल और केवल 2 ही बातें मिलेंगी। पहली बात जो अभी अभी मैंने आपको बोला अबाउट द जैकोबिन्स क्लब, और दूसरी बात जो मैंने थोड़ी देर पहले ऑन ऑफ कैमरा बोला था अबाउट द राइन ऑफ टेरर। राइन ऑफ टेरर जैकोबिन्स क्लब वाला, मैक्सिमिलियन का गिलोटाइन। तो पार्ट 3 बिकम वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। इसके मैं क्वेश्चंस आपको आज भेज दूंगा टेलीग्राम पे होमवर्क सेक्शन में। पार्ट 3 को रीड कीजिएगा, पार्ट 3 विल इजीली कवर आप। ठीक है, ट्यूसडे को भी हम लोग क्लास करेंगे एंड वी विल फिनिश इट आउट। चलिए लीजिए, किताब ले लीजिए। टिल देन टेक केयर, गुड डे, बाय बाय। मिलेंगे नेक्स्ट डे। अब आपका होगा कुछ ना कुछ तो होगा।